like a Hellcat. ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियोक सीओ पार्क के ऑफिस आता है और बोलता है कि वो अपनी मर्जी से MML फेस्टिवल में परफॉर्मेंस देना चाहता है, जिसकी ये बात सुन सीओ पार्क हैरान हो जाते हैं। तो इस पर रियो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। तो ये सुन वो बोलते हैं कि वो तो तुम कर भी नहीं सकते, तुम्हें हमारा डबल कॉन्ट्रैक्ट याद है ना। तो ये सुन रियो कुछ नहीं बोलता कि तभी सीन पास्ट में आता है, जहां हम देखते हैं कि रियो सीओ पार्क के पास इंजू के बारे में बात करने आया हुआ है। रियो कहता है कि वो खुद इंजू पर लगे हुए सारे फाइन्स चुका देगा, तो इसलिए अब सीओ पार्क को इंजू की फैमिली को परेशान करने की ज़रूरत नहीं। तो ये सुन सीओ पार्क रियो से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि अब जब तक शार्क्स ग्रुप रहेगा तब तक रियो उनके लिए दिन रात काम करेगा, एंड अगर रियो ग्रुप छोड़ता है तो फिर रियो के बदले शार्क्स के और बाकी मेंबर्स को सीओ पार्क को दिन रात काम करके देना होगा, जिसमें उनका प्रॉफिट बस ना के बराबर होगा, क्योंकि सीओ पार्क सारा प्रॉफिट खुद रखेंगे। जिस बात के लिए रियो ना चाहते हुए भी मान जाता है, क्योंकि इंजू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फाइन है जिसे अब बस इसी तरीके से चुकाया जा सकता है। इसलिए फिर अब सीओ पार्क रियो को उसकी मर्जी से MML फेस्टिवल में परफॉर्म करने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद फिर रियो डॉम आता है, जहां बाकी सब मेंबर्स बैठे होते हैं। वो कहता है कि इस साल के परफॉर्मेंस हमें खुद से बनाना होगा, जिसमें हम अपनी अपनी परफॉर्मेंस के बाद लास्ट में सभी आइडल्स के साथ मिलकर इंजू के सॉन्ग को परफॉर्म करेंगे, और ये सभी पब्लिक के लिए एक सरप्राइज की तरह होगा। जिस बात को सुन वो सभी काफ़ी हैरान थे, एंड हांजा रियो को अकेले में बात करने के लिए लाता है, जहां वो रियो से उसके डबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है जो उसने सीओ पार्क के साथ साइन किया हुआ है, क्योंकि हांजाए ने छुपकर सीओ पार्क और रियो की बातें सुन ली थी, पर रियो हांजाए को कुछ नहीं बताता। तो ये सुन हांजाए कहता है कि तुम्हें सारा बोझ अपने कंधों पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर कोई बात है तो तुम प्लीज़ हमें वो बता दो। पर रियो तब भी हांजाए को कुछ नहीं बताता एंड स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिपोर्टर जुंगी, जो कि ऑफिस में बैठकर कुछ लिख रही थी, फिर वो जिहाक के पास आती हैं और कहती हैं कि उन्हें एनी की स्टोरी शेयर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर इससे काफ़ी सारी लड़कियों को मदद मिलेगी। जिहाक उसे वापस याद दिलाते हैं कि इंजू ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। तो इस पर जुंगी उन्हें अपना लिखा हुआ एक आर्टिकल पढ़ने को देती है, जिसे रीड कर जिहाक हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूरी और बैंग को देखते हैं, जो कि मिलकर इंजू के सॉन्ग को कंप्लीट कर रहे थे, पर तभी आपस में बहस करने लग जाते हैं कि हमें इसमें ओनली मेल वॉइस देनी चाहिए या फिर फीमेल्स। कि तभी सियोक उन दोनों को आइडिया देता है कि तुम इसमें सभी वॉइस को मिक्स कर दो, जो आइडिया बैंग और यूरी को भी काफ़ी पसंद आता है। वेल अब हम स्पार्कलिंग ग्रुप को देखते हैं, जो कि जब जैसे अपने रूम से बाहर आ ही रहे थे कि तभी उनके सामने रियोक आता है, जिसे देख वो सभी काफ़ी सरप्राइज थे। और वहीं यूरी और बैंग भी ज़ोरों शोरों से सॉन्ग को बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिम अपनी फैशन डिज़ाइनर के पास जाकर उनसे अर्जेंटली कुछ कॉस्ट्यूम्स को बनाने की रिक्वेस्ट करती है। उसकी डिज़ाइनर के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, पर वो तब भी शिम की मदद करवाने के लिए मान जाती हैं, क्योंकि शिम उनकी फेवरेट है। और वहीं स्पार्कलिंग ग्रुप अपने ओरिजिनल परफॉर्मेंस की तैयारी करते हैं। तो वहीं शार्क्स भी दोबारा पुराने वाले शार्क्स बनकर अपनी MML परफॉर्मेंस की तैयारी करते हैं, जहां जोई और कांग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए वो रियोक के पैर पकड़ लेते हैं कि वो प्लीज़ उनसे अब और ज़्यादा प्रैक्टिस ना करवाए। पर जब रियोक मानता नहीं तो बैंक पीछे से रियोक के ऊपर कूदकर उसे चुप करवा देता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियोक जब जैसी बात लेकर बाहर आता है कि तभी उसके टीम मेंबर्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी सीओ पार्क के सेक्रेटरी की हेल्प की वजह से रियोक के डबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान चुके हैं, जो उसने इंजू की फैमिली और शार्क्स टीम को बचाने के लिए किया था। रियोक बोलता है कि कोई बात नहीं, वो सब टीम नहीं बल्कि उसकी फैमिली है, जिस वजह से उसने डबल कॉन्ट्रैक्ट किया था। कि तभी हांजाए नीचे बैठ जाता है और सबसे माफ़ी मांगने लगता है। हांजाए बताता है कि उसे इंजो और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सब पता था और उसी ने सीओ पार्क को उनके बारे में बताया था, और रियोक के बारे में भी वो सीओ पार्क को मिनट मिनट पे खबर देता रहता था, ये समझ के कि वो जो कुछ भी कर रहा है शार्क्स की भलाई के लिए कर रहा है। पर डबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनकर मेरी आंखें खुल गईं,
कि मैंने अपने ग्रुप के साथ कितना बुरा किया और उस आदमी यानी सीओ पार्क का साथ दिया जो किसी का नहीं, क्योंकि उसके लिए हम सभी सिर्फ पैसे छापने की मशीन हैं। जिस पर रियोक कहता है कि कोई नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं, क्योंकि तुम वो सब सिर्फ हमारी भलाई के लिए सोचकर कर रहे थे, इसलिए चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ। देन कांग और चोई हानजाए को खड़ा करवाते हैं। बैंक कहता है कि अब मेरा इस एनओजी एजेंसी में रहने को बिल्कुल मन नहीं, इसलिए मैं इसे छोड़ने की सोच रहा हूँ। और वैसे भी डबल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर हम इस एजेंसी को साथ में मिलकर छोड़ते हैं तो फिर तब सीओ पार्क का हमारे ऊपर कोई हक नहीं रहेगा। चोई भी बोलता है कि हाँ, क्योंकि अब तक हमने जितना एनओजी एंटरटेनमेंट के लिए किया है उससे इंजू के सभी फाइन्स भी कंप्लीट हो चुके होंगे। और रही बात हमारी, तो अब अगर हम एनओजी में रहेंगे ही नहीं तो फिर सीओ पार्क ब्लैकमेल किसे करेंगे, जिसकी इन बातों का कांग भी सपोर्ट करता है। बट रियोक मानता नहीं और बोलता है कि नहीं, तुम सभी मेरी वजह से एनओजी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तुम्हारा ड्रीम है। तो इस पर वो सभी कहते हैं कि हम बहुत सालों से इस एजेंसी में रह चुके हैं और यहाँ के सभी स्ट्रिक्ट रूल्स को भी चुपचाप फॉलो कर चुके हैं, इसलिए अब हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए, यानी शार्क्स के लिए। तो ये सब सुन रियोक इमोशनल होने लगता है, जिसे बैंक गले लगा लेता है। अब नेक्स्ट सीन में एनी की डेथ फ्रेम का होता है, जहां हम इंजू को देखते हैं। वो एनी को गुड बाय बोलता है क्योंकि वो कल फिर से कोरिया छोड़ के चला जाएगा। कि तभी वहाँ महा आ जाती है और बताती है कि वो टी पार्टी ग्रुप की मेंबर है। देन वो इंजू को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उन सभी को अपना सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए दिया, और कहती है कि आप और एनी मुझे नहीं जानते, पर मैं आपके सॉन्ग को सुनकर आपकी फीलिंग्स के बारे में समझ सकती हूँ। कल बहुत सारे लोग मिलकर आपका सॉन्ग स्टेज पर सिंग करने वाले हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि एनी इस सब से खुश होगी और आप भी ज़रूर हमारी परफॉर्मेंस देखने आओगे। बट ये सब सुन इंजू कुछ नहीं बोलता। अब सीन शिम और यूजिन पर आता है, जो पार्क में बैठकर एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, बिल्कुल एक अच्छे कपल्स की तरह। पर जब शिम नोटिस करती है कि यूजिन के हेयर्स गीले हैं, इसलिए वो उसको उसका ख्याल रखने के लिए बोलने लगती है ताकि यूजिन को फीवर ना हो। और फिर वो यूजिन को हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का बैग गिफ्ट करती है, ये बोलकर कि ये मेरी साइड से तुम्हारे लिए फर्स्ट गिफ्ट। तो ये देख यूजिन खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तुम्हें हमेशा मेरा ऐसा ही ख्याल रखना होगा। तो ये सुन शिम भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और फिर ये दोनों साथ में बहुत सारी बातें करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी शार्क्स मेंबर्स एक साथ फुल स्वैग के साथ सीओ पार्क के ऑफिस की तरफ जाते हैं, क्योंकि आज वो सीओ पार्क से सभी बातें क्लियर करने वाले हैं। ऑफिस सीओ पार्क के ऑफिस में बिना परमिशन एंटर कर लेते हैं, जिन्हें देख सीओ पार्क हैरान थे एंड सीओ पार्क का सेक्रेटरी छुपकर गेट के पीछे से बातें सुनता है। रियोक बोलता है कि MML फेस्टिवल में परफॉर्म करना उन सभी का एनओजी एंटरटेनमेंट के साथ लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी अब वो सभी MML कॉन्सर्ट के बाद एनओजी एंटरटेनमेंट को छोड़ रहे हैं। तो ये सुन सीओ पार्क काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं एंड हानजाई की तरफ देखते हैं। तो इस पर वो बताता है कि वो भी अपनी टीम का साथ देगा। देन बैंक कहता है कि और हाँ, अब आप रियोक को और ज़्यादा बुली नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब हम सभी आपके हाथ की कठपुतली नहीं रहेंगे। जिन बातों को सुन सीओ पार्क को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, पर उनका सेक्रेटरी ये सब बातें सुनकर खुश हो रहा था। और अब जब सीओ पार्क कुछ कह पाते कि तभी रियोक बोलता है कि आपको यंजू और उसकी गर्लफ्रेंड यानी एनी के बारे में सब याद है ना, या अब हम पब्लिक को बताएं कि आप फीमेल ट्रेनीज को कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये सुन सीओ पार्क चुप हो जाते हैं और फिर शार्क्स के वहाँ से जाने के बाद गुस्से से सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगते हैं, क्योंकि एनओजी एंटरटेनमेंट का नाम चला ही शार्क्स टीम की वजह से था और अब वही चली गई, तो इससे अब उनकी मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा लो होने वाली है और ऊपर से बदनामी जो होगी वो अलग। इसलिए फिर सीओ पार्क हमेशा की तरह अपना सारा गुस्सा सेक्रेटरी पर निकालने लगते हैं। पर फिर तभी कहते हैं कि एक मिनट, वैसे इन लोगों को इंजू और उसकी गर्लफ्रेंड यानी एनी के बारे में कैसे पता चला। कि तभी हमको पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां से हमें पता चलता है कि सीओ पार्क के सेक्रेटरी ने ही सारी बात जिहाक से लीक की थी, और ये भी कि सीओ पार्क ने एनी को अपने होटल रूम बुलाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि सीओ पार्क ने आज तक उनकी रिस्पेक्ट नहीं की,
बल्कि हमेशा सही काम करने के बावजूद भी उनकी सभी के सामने इंसल्ट की। कि तभी सीन प्रेजेंट में आता है और वहाँ रिपोर्टर जुंगी भी आ जाती है और कहती है कि माफ़ करना, मुझे लगता है कि यहाँ का माहौल बहुत गर्म है, पर मैं तो यहाँ बस आपको इतना बताने आई थी कि मैं बहुत जल्द आपके कारनामों को पब्लिक करने वाली हूँ जो आप के पॉप आइडल्स एंड ट्रेनिस के साथ करते हैं। और फिर उन्हें एनी वाली फ़ोटो दिखाती है जिसे देख सीओ पार्क एक बार फिर हैरान रह जाते हैं और अपने सेक्रेटरी को मन ही मन हंसता देख सारी बात समझ जाते हैं कि ये ज़रूर इसी का करा धरा है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ यही उनके साथ था जिसने फ़ोटोज़ क्लिक की होंगी और फिर इन फ़ोटोज़ को सभी को दे दिया। इसलिए सीओ पार्क रिपोर्टर जुंगी के वहाँ से जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर अपने सेक्रेटरी का कॉलर पकड़ लेते हैं एंड उससे लड़ने लगते हैं, जिनके लड़ने की आवाज़ें बाहर रिपोर्टर जुंगी को भी आती हैं, पर वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि अपने को क्या, जिसे जो करना है वो करे, हमें तो बस मसालेदार और हेल्पफुल न्यूज़ से मतलब। अब नेक्स्ट सीन में हम टी पार्टी को देखते हैं जो अपने कल की MML परफॉर्मेंस के लिए नर्वस थी, पर फिर तभी एक दूसरे को हिम्मत देती है कि वो ये कर सकती हैं। जिसके बाद यूरी सॉन्ग का आखिरी काम ख़त्म करने चली जाती है और शिम उनके कॉस्ट्यूम्स लेने। वहाँ की नज़र जिहाक की पार्ट टाइम वर्कर पे पड़ती है जिसे के पॉप वर्ल्ड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, तो उसको माहा MML कॉन्सर्ट की एक टिकट देकर जाती है, ये बोलकर कि मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर आओगी। तो इस बात पर वो लड़की कुछ नहीं बोलती। और वहीं लालिमा जो कि कैफ़े के नीचे बने प्रैक्टिस रूम में अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी वहाँ उसकी पुरानी एजेंसी की ट्रेनीज भी आ जाती हैं जो कि अब लालिमा के रिक्वेस्ट करने पर जिहाक की एजेंसी में काम करेंगी। वो तीनों लालिमा को दिल से थैंक्स बोलने लगती हैं जो उसने उन सभी के लिए इतना कुछ किया, जिस पर लालिमा कहती है कि थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस नेक्स्ट ईयर तुम तीनों को भी अपने साथ MML कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हुए देखना चाहती हूँ। तो ये सुन वो तीनों और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और प्रॉमिस करती हैं कि वो हमेशा पूरा हार्डवर्क करेंगी। शिम ने भी कॉस्ट्यूम्स ले ली होती हैं, जिसके बाद यूजिन उसकी मदद कराने आता है। दोनों साथ में कैफ़े वापस आते हैं जहाँ रियोक भी जाने के लिए निकल रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि कांग और चोई उसे रोक लेते हैं और एक लास्ट वीडियो शूट करने के लिए बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बैंक जब जैसी स्टूडियो आता है तो वो देखता है कि यूरी से सॉन्ग में कुछ गलती हो गई है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। इसलिए बैंक कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी गलती ठीक कर दूंगा। और फिर आगे होकर सॉन्ग को एडिट करने लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बैंक सॉन्ग्स एडिट करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट्स है, इसलिए वो बहुत आसानी से यूरी के सॉन्ग को ठीक कर देता है, जिसकी इस हेल्प से यूरी एक बार फिर बैंक से इम्प्रेस होने लगती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझ में इंटरेस्टेड हो, जिसकी अचानक ही ये बात सुनकर बैंक नर्वस होने लगता है और फिर कहता है कि हाँ, पर तुम मुझसे अचानक ही ये क्यों पूछ रही हो। तो इस पर वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो तो मेरे स्टेप्स को फॉलो करना। तो ये सुन बैंक और भी ज़्यादा शर्माने लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। पीछे से सियोक भी इन दोनों को देख रहा था कि तभी यूरी बैंक के क्लोज आकर उसे किस कर देती है, जिसे ऐसा करता देख बैंक काफ़ी बुरी तरह शॉक था और फिर से शर्माने लगता है। तो वहीं यूरी भी ये सब करके थोड़ा बहुत नर्वस फील कर रही थी, पर वो भी बैंक की तरह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अब वो बैंक को एज ए लव पार्टनर एक्सेप्ट कर चुकी है, जिस वजह से ये दोनों यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। एंड सियोक भी इन दोनों के लिए काफ़ी खुश होता है। अब फाइनली MML फेस्टिवल का दिन आ ही जाता है, जहां शार्क सबसे पहले अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिहाक और मैनेजर जून फेस्टिवल के मैनेजर के पास आते हैं और उनसे शार्क्स की एक स्पेशल परफॉर्मेंस को लिस्ट में ऐड करवा देते हैं। फेस्टिवल शुरू होता है और सबसे पहले स्पार्कलिंग ग्रुप की परफॉर्मेंस होती है, जहां टी पार्टी उन्हें बैक स्टेज चीयर करने आई थी, पर इस बार यूजिन का सारा फोकस माहा पर न होते हुए शिम पर होता है। जिस बात को नोटिस कर जब जैसी माहा बोलती है कि क्या अब तुम मुझे इग्नोर करने लगोगे, तो इस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अब बेचारे यूजिन की भी क्या गलती जब अगर वो शिम के साथ फॉल इन लव हो चुका है। तो अब यूजिन के ग्रुप की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और सभी लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि पार्ट टाइम जॉब वाली लड़की भी माहा का इनविटेशन एक्सेप्ट करके कॉन्सर्ट में आ चुकी होती है और कॉन्सर्ट को एंजॉय करने लगती है।
अब स्पार्कलिंग ग्रुप के बाद टी वाटी का परफॉर्मेंस आता है और हम देखते हैं कि उनकी भी फैंस फॉलोइंग अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। और फिर उनके बाद लालिमा की बारी आती है, जिस पर हर कोई फिदा है, इसलिए यहाँ लालिमा का भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जाता है। और यहाँ तक कि मैनेजर जून और मैनेजर नामजून तो लालिमा की परफॉर्मेंस देख देख कर पागल होते जा रहे थे। नेक्स्ट परफॉर्मेंस फिर से टी पार्टी की होती है, जो अपना सबसे फर्स्ट सॉन्ग यानी ओमेगा 3 का कॉल मी सॉन्ग स्टेज पर परफॉर्म करती हैं। रियोक माहा से बैक स्टेज मिलने आता है तो उन्हें देख हर कोई समझ जाता है कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब फिर से हमें लालिमा की एक और परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, जिसको भी सभी पहले की तरह ही बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर लास्ट में उस ग्रुप की परफॉर्मेंस आती है जिसका सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, यानी शार्क्स ग्रुप की, जहां शार्क सभी लोगों के सामने अपनी बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस देते हैं, जिसे देख लड़कियां पागल हो रही थी और इधर से उधर गिर रही थी। और बस फिर ऐसे ही करते करते शार्क्स की परफॉर्मेंस एंड हो जाती है। अब सभी पब्लिक को चॉय का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है और सब चिल्लाने लगते हैं। चॉय वीडियो में सबसे शांत होने को कहता है पर कोई सुनता नहीं कि तभी वीडियो में कांग भी आ जाता है। दोनों मिलकर सबसे शांत होकर उनकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस को ध्यान से सुनने को कहते हैं। और तभी रियोक भी वीडियो में आ जाता है और बताता है कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस सभी फैंस के लिए एक सरप्राइज परफॉर्मेंस है। तो ये सुन सभी लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। अब फाइनली इंजू का सॉन्ग स्टेज पर प्ले होता है, जिसे सबसे पहले बैंग एंड यूरी स्टेज पर आकर सिंग करते हैं, जिन दोनों के बाद हांजा और लालिमा सॉन्ग के आगे की लाइन सिंग करते हैं। और फिर इन दोनों के बाद यूजिन और शिम सॉन्ग सिंग करते हुए स्टेज पर आते हैं। और फिर इन सभी के बाद लालिमा और रियोक आगे की लाइंस को स्टेज पर सिंग करते हुए आते हैं। और बस फिर ऐसे ही करते करते और बाकी सभी आइडल्स भी स्टेज पर आ जाते हैं, यानी चॉय, ह्यून, कांग और स्पार्कलिंग ग्रुप के मेंबर्स। और फिर ये सभी साथ में मिलकर सॉन्ग को बहुत ही अच्छे तरीके से सिंग करते हैं, जिस सॉन्ग को पब्लिक बिल्कुल शांत होकर सुन रही थी, क्योंकि ये मूवमेंट किसी मैजिकल मूवमेंट से कम नहीं था, जहां जब सभी आइडल्स एक साथ एक ही स्टेज पर सिंग कर रहे हो कि तभी स्क्रीन पर उन सभी ट्रेनिस का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जो कि अभी तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या जो स्ट्रगल कर चुके हैं, जिसमें हमें एनी की भी एक क्लिप दिखाई जाती है, जो सभी को बताती है कि वो एक न एक दिन बहुत अच्छी आइडल बन के ही रहेगी, जिसके बहुत सारे फैंस होंगे एंड पब्लिक उसे हमेशा सपोर्ट करेगी। जिसकी ये बातें सुनकर शिम और यूरी इमोशनल हो जाती हैं। यानी एक तरह से हमें यहाँ ये बताया जाता है कि कोरिया में एक के-पॉप आइडल बनना बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि यहाँ ट्रेनिस से बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करवाया जाता है। और फिर चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पर लास्ट में उन्हें उनके लुक्स और हाइट को देख कर ही चूज़ किया जाता है। एंड जो के-पॉप आइडल्स नहीं बन पाते, उनकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है, क्योंकि के-पॉप इंडस्ट्री में लाखों स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1% लोगों को ही आगे के लिए चूज़ किया जाता है। और ये सभी आइडल्स जो कि आज सक्सेसफुल हैं, इन्होंने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। ये सभी फिर से सॉन्ग को सिंग करने लगते हैं। जहाँ ये सभी सॉन्ग सिंग कर ही रहे थे कि तभी ये सब चुप हो जाते हैं और इन सभी के सामने स्टेज पर इंजू की एंट्री होती है, जिसे देख सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंजू वापस आएगा। इसलिए सभी लोग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से इंजू के लिए चिल्लाने लगते हैं और इंजू को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। अब इंजू सभी के सामने अपने आगे का सॉन्ग सिंग करता है और फिर पूरे इमोशंस के साथ सिंगिंग करने के बाद सॉन्ग को एंड कर देता है। तो ये देख सभी लोग इन सभी आइडल्स के लिए ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। और बस फिर ऐसे ही ये पूरा MML फेस्टिवल यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि रिपोर्टर जुंगी एक रेस्टोरेंट में बैठी हैं और फिर एनी की स्टोरी के आर्टिकल को पब्लिक कर देती हैं कि एनी के साथ कितना बुरा हुआ था। और बस फिर देखते ही देखते एनी के बारे में बना हुआ आर्टिकल कोरिया में फैल जाता है। और जैसा कि इंजू की इच्छा थी कि एनी का नाम खराब ना हो, हम देखते हैं कि इस स्टोरी में जुंगी ने एनी का नाम की जगह ए वर्ड का
यूज़ किया होता है, जिससे लोगों तक स्टोरी भी पहुंच जाती है और किसी को एनी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। अब हमें सीओ पार्क को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठे हैं और इन सभी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आर्टिकल में रिपोर्टर जुंगी ने एनओजी एंटरटेनमेंट का नाम साफ साफ लिखा होता है, जिस वजह से सीओ पार्क की मार्केटिंग बिल्कुल लो हो जाती है। इंजू भी एक पार्क में घूम रहा होता है जहां उसे एक कपल उसी का सॉन्ग सिंग करते हुए दिखते हैं, जिन्हें देख इंजू इमेजिन करने लगता है कि अगर आज एनी जिंदा होती तो वो दोनों भी सेम ऐसे ही साथ में मिलकर सिंग करते। पर इंजू को इस बात की भी बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि अब उसका और एनी का सॉन्ग अमर हो चुका है, जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ शार्क्स पब्लिक के सामने अपना इंटरव्यू देते हैं, जिसमें वो सभी को बता देते हैं कि अब वो एनओजी एंटरटेनमेंट को छोड़ चुके हैं। तो ये बात सुन मीडिया उनसे बहुत ही सारे क्वेश्चंस करने लगती है और फिर मैनेजर जून के इशारे करने पर एक छोटे से कॉन्सर्ट में आते हैं, जिसे देख हमें पता चलता है कि अब इनके ग्रुप का नाम शार्क्स नहीं बल्कि अवर स्टोरी है, जहां ये अपने फैंस के लिए फ्री कॉन्सर्ट करते हैं, क्योंकि अब ये सभी के-पॉप आइडल लाइन छोड़ चुके हैं और बल्कि नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं। पर हाँ, ये सभी पब्लिक की डिमांड पर कभी कभी कॉन्सर्ट कर लेते हैं, जिसकी अर्निंग सिर्फ इन्हें मिलती है, ना कि किसी कंपनी को, क्योंकि इन सभी मेंबर्स का नाम अब भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये सभी जिहाक की कंपनी में अपने पैसे भी इन्वेस्ट कर चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्पार्कलिंग ग्रुप वो अब पहले से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो वहीं टी पार्टी भी अब पहले से और भी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। यानी अब पब्लिक इन्हें इग्नोर नहीं करती बल्कि इन्हें पूरी रिस्पेक्ट देती है। और वहीं दूसरी तरफ लालिमा अपनी ट्रेनीज को उनके ऑडिशन में लेकर आती है एंड उन्हें पूरा सपोर्ट करती है कि वो ऑडिशन दे सकती हैं। और फिर जब वो तीनों ऑडिशन देने चली जाती हैं तो तब लालिमा कहती है कि अब मैं अपनी लाइफ में अकेली नहीं हूँ बल्कि बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब मेरे पास आगे बढ़ने की वजह है। एंड साथ ही मैनेजर जून अब लालिमा के भी मैनेजर हैं। और वहीं अगर बात की जाए सीओ पार्क की, तो वो फिर से एक शार्क्स टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन ट्रेनीज में वो स्पीड और बात नहीं होती जो रियोक के ग्रुप में थी। इसलिए उन्हें देख सीओ पार्क बोलते हैं कि लगता नहीं कि अब मैं फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आ पाऊँगा। और फिर यहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और सैड होने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें जिहाक के कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शार्क्स के बहुत सारे फैंस आए होते हैं और टी पार्टी के भी, लालिमा के भी और स्पार्कलिंग ग्रुप के भी, जो कि बहुत ज़ोर से उन सभी का नाम चिल्ला रहे होते हैं। कि तभी फिर हम कैफ़े के अंदर देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठे हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। कि तभी वहाँ स्पार्कलिंग ग्रुप के मेंबर्स भी आ जाते हैं और फिर ये सभी साथ में और भी बहुत सारी बातें करने लगते हैं, क्योंकि जिहाक की कंपनी में कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं, यानी कोई भी किसी के भी साथ बैठ सकता है, किसी से भी बातें कर सकता है, जैसा कि जिहाक चाहते थे सभी मेंबर्स के फेस पे स्माइल लाना, जो कि वो फाइनली ला चुके हैं। इसलिए जिहाक इन सभी को खुश देखकर खुद भी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। कि तभी फिर लास्ट में हमें रियोक और माहा को दिखाया जाता है, जहां ये बिना अपना फेस कवर किए पब्लिकली डेट पर आए होते हैं, जिन्हें पीछे से सभी लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे। कि तभी फिर माहा सेल्फी लेने लगती है, पर वो ले नहीं पाती, तो फिर रियोक वहाँ से उसका मोबाइल लेकर उसे सामने खड़े एक पर्सन को दे देता है उनका फ़ोटो क्लिक करने के लिए। और फिर रियोक सभी के सामने माहा का टाइटली हाथ पकड़ता है, जिन्हें ऐसा करते देख सब अच्छे से कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, ये दोनों सच में डेट कर रहे हैं। और फिर फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद रियोक और माहा आसमान को देखते हुए चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि जैसी वो लाइफ चाहते थे वैसी उनको फाइनली मिल ही गई। इसलिए यहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बस फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस ड्रामे का कौन सा कैरेक्टर या कपल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा
और साथ ही आप सभी के-पॉप इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, हमेशा की तरह हम आज भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी मूवी और ड्रामा के पार्ट की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और साथ ही अगर आप हमारे ड्रामास को और भी फास्ट देखना चाहते हैं तो आप सभी हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाती तो तब हम उन्हें अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर देते हैं, ताकि अगर आपको ड्रामास के पार्ट जल्दी देखने हैं तो आप सभी वहां जाकर देख सकें। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच।